हेलो दोस्तों, डीजे एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करने आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक होगा पदार्थों का पृथक्करण, एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 6। इस क्रम सूची के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम मंथन विधि का उपयोग करेंगे। पृथक्करण की विधियाँ हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्येदन। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग में हम वाष्पन और संघनन विधि का उपयोग करेंगे। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो इसमें हम विलयन और संतृप्त विलयन के बारे में बात करेंगे और हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। हेडिंग लगाओ मंथन। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। तुरंत पहले ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हम अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हेडिंग लगाओ हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। पृथक्करण प्रक्रम। चावलों से पत्थरों को पृथक करना। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं? हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। पृथक्करण प्रक्रम। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, दोनों विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं? हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। पृथक्करण प्रक्रम। चाय की पत्तियां पृथक करना। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं? हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। आइए अब हम जानते हैं पृथक्करण की विधियाँ। हस्तचयन। हस्तचयन की विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। हेडिंग लगाओ थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग भी किया जाता है। हेडिंग लगाओ निष्पावन। निष्पावन विधि का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट पर रखिए, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। रेत तथा सूखी पत्तियों का पाउडर दूसरे स्थान पर गिरते हैं। किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। हेडिंग लगाओ चालन। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। हेडिंग लगाओ अवसादन या निस्तारण। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रणों को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। मिट्टी एवं जल या तेल एवं जल का मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं
और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। हेडिंग लगाओ निषेधन। द्रव तथा उसमें एविले पदार्थों के अवयवों को निषेधन के उपयोग से पृथक किया जाता है। ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण को निषेधन विधि द्वारा पृथक करना। फिल्टर पत्थर को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। उसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्थर के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण उसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्थर पर ही रह जाते हैं। हेडिंग लगाओ वाष्पन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। अब हम जानेंगे समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोध करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। हेडिंग लगाओ संघनन। जल वाष्प से उनकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। हेडिंग लगाओ पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। नमक, रेत तथा जल के मिश्रण को निस्तारण, निषेधन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया जा सकता है। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो उत्तर होगा नहीं। हेडिंग लगाओ विलयन। किसी द्रव में कोई अन्य पदार्थ घोलने से विलयन बनता है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें कोई अधिक पदार्थ न घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर: जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो वे मिश्रण कहलाता है। कभी कभी किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव उपयोगी नहीं होते बल्कि हानिकारक होते हैं, इसलिए मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण: अनाज, दाल आदि में उपस्थित कंकड़ तथा भूसे के कण हानिकारक होते हैं, अतः हम उन्हें निकाल देते हैं। अभ्यास का प्रश्न नंबर 2। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा: जब वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक किया जाता है तो उसे निष्पावन कहते हैं। प्रायः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न से पृथक करने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 3। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? उत्तर होगा: हस्तचयन द्वारा गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक किया जा सकता है। निस्तारण विधि द्वारा गेहूँ, चावल तथा दालों से धूल के कण को पृथक किया जा सकता है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 4। चालन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग होता है? उत्तर होगा: चालन द्वारा छोटे कण छालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छालनी में रह जाती है। उपयोग: चालन द्वारा पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा डंडियों को जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। प्रश्न नंबर 5। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? उत्तर: मिश्रण को एक गिलास में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। मिश्रण के बाहरी अवयव गिलास की तली में बैठ जाएंगे, इसे अवसादन कहते हैं। साफ जल ऊपरी परत के रूप में आ जाएगा। इस जल को धीरे धीरे अन्य गिलास में उड़ेलते हैं, इसे निस्तारण कहते हैं। प्रश्न नंबर 6। आटे और चीनी के मिश्रण से आप चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप उसे कैसे करेंगे? उत्तर होगा हाँ। चीनी और आटे के मिश्रण में पर्याप्त जल मिलाते हैं। अब उसे छान लेते हैं।
फिल्टर पेपर पर आटा एकत्रित हो जाता है। आटा प्राप्त करने के लिए उसे सुखा लेते हैं। चना भाग चीनी व पानी का मिश्रण है। चीनी प्राप्त करने के लिए जल का वाष्पन कर लेते हैं और बर्तन में चीनी प्राप्त होती है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 7। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वस्थ जल कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर, पंकिल जल को किसी बर्तन में थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं। कीचड़ निचली तली में बैठ जाएगी, इसे अवसादन कहते हैं। ऊपरी परत स्वस्थ जल की होगी, उसे निस्तारण द्वारा अलग कर लेते हैं। कीचड़ के कणों को अलग करने के लिए उसे फिर छान ले, छानने को निषेधन कहते हैं। अभ्यास का प्रश्न नंबर 8। रिक्त स्थानों को भरिए। के धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। थ्रेशिंग। खे किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई इस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। निषेधन। गे समुद्र के जल से नमक खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है तो वाष्पन। गे जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो ये सूदियाँ तली में बैठ जाती है। उसके पश्चात स्वस्थ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। उसमें उपयुक्त होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं तो निस्तारण। अभ्यास का प्रश्न नंबर 9। सत्य अथवा असत्य। के दूध और जल के मिश्रण को निषेधन द्वारा पृथक किया जा सकता है तो असत्य। खे नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये कथन भी असत्य। गे चाय की पत्तियों का चाय से पृथक्करण निषेधन द्वारा किया जा सकता है, ये कथन सत्य है। गे अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, ये कथन असत्य है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 10। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर उसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? उत्तर, हमें शकंजी में चीनी घोलने के बाद बर्फ डालनी चाहिए। बर्फ डालने से पहले चीनी घोलना अधिक असंभव होता है। ठंडे पानी में चीनी घोलना कठिन होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।